हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज दोस्त पे। आइए जानते हैं कुछ अनोखे राज वर्ल्ड वार वन के बारे में। वर्ल्ड वार वन को द ग्रेट वार, द वार टू द एंड ऑल वार्स या ग्लोबल वार आदि नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि यह लड़ाई अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है और अगले 60-70 साल तक ऐसा कोई युद्ध नहीं होगा। किंतु इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वार फर्स्ट रख दिया गया। वर्ल्ड वार वन इसलिए क्योंकि इसमें दुनिया के कई देश आपस में लड़े और कई जाने गई। यह विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक चला। अब बात करते हैं उन कंट्रीज के बारे में जो कि इस युद्ध में लड़ी थी। इस युद्ध को दो ग्रुपों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से एक था एलाइड पावर। इसके मेंबर्स थे रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, यूएसए, और दूसरी ओर था सेंट्रल पावर। इस ग्रुप के मेंबर्स थे जर्मनी, ओटोमन एम्पायर जहां आज तुर्की स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया हंगरी एम्पायर जहां आज बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है। इससे पहले हम बात करें इसके कॉजेस यानी कारणों के बारे में, हम बात करेंगे मुख्य अलायंस यानी संधियों के बारे में, जो कि बाद में आपको समझने के लिए हेल्प करेगी कि अपनी पावर संतुलन को बनाए रखने के लिए अलग अलग देशों को एक दूसरे के साथ गुप्त समझौते कर लिए। किसी अन्य देश को इस बात का पता नहीं था कि इन देशों के बीच एक में अलायंस यानी समझौते हुए हैं। इनमें से मुख्य समझौते हैं नंबर 1 ट्रिपल अलायंस। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में 1882 में हुआ था, जिसके अनुसार अगर कोई देश इनमें से किसी देश पर हमला करता है तो तीनों मिलकर उसका डिफेंस करेंगे। नंबर 2 ट्रिपल एंटॉन्ट। ये 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में हुआ था। पहले 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस में एक समझौता हुआ जिसे एंटेंट कॉर्डियल कहते हैं, और 1907 में जब रशिया का समझौता इनसे हुआ तो यह ट्रिपल एंटॉन्ट हो गया। बात करते हैं युद्ध के कारणों के बारे में, तो सबसे पहले है अलायंस यानी संधियां। हम अभी इनके बारे में बात कर चुके हैं। इसके कारण भी कई देशों ने युद्ध में हिस्सा लिया। नंबर 2 पर है मिलिट्रिज्म। हर देश अपने आप को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए नए नए हथियार, नए नए टैंक्स, मशीन गन्स और बड़ी व अधिक शक्तिशाली सेनाएं और जहाज बनाने के दौड़ में लगे थे। इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे। वहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी तेजी से फैल रहा था। इस दौर में अपने आप को सबसे आगे रखने के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और यह वर्ल्ड वार का मुख्य कारण बना। नंबर 3 पर है इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। साधारण शब्दों में कहें तो उस समय के पश्चिमी यूरोप के देश चाहते थे कि दूसरे देशों पर अपना राज करके अपने मैन पावर यानी आर्मी और रिसोर्सेज को बढ़ाएं। ब्रिटेन इस मामले में सबसे आगे था, जिसने भारत को भी अपने अधीन कर लिया था। एक समय तो ब्रिटेन 25% दुनिया पर राज कर चुका था। इसमें सभी यूरोपियन देशों ने अफ्रीका पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये एरिया में काफी बड़ा था। डेथ ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड 28 जून 1914। इस घटना का वर्ल्ड वार से बहुत ज्यादा संबंध है। आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड ऑस्ट्रेलिया हंगरी के राजकुमार थे और बाद में राजा बनने वाले थे। एक बार यह ऑस्ट्रेलिया हंगरी के सरजेव नाम के शहर में एक टूर पर आए थे। बोस्निया में यहाँ पर ब्लैक हैंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन पर हमला किया और उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब प्रिंस की मौत के बाद लोग भड़क उठे, सर्बिया को धमकी देने लगे, क्योंकि सर्बिया बोस्निया के पास का एक देश है जहाँ के अधिकारियों ने बोस्निया के प्रिंस को मारकर बोस्निया को आजाद कराने की साजिश रची थी। जुलाई क्राइसिस। ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने बिना युद्ध किए सर्बिया को अपने हवाले होने के लिए कहा। सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी, क्योंकि इन दोनों देशों में सेल्विक लोग रहते थे और रशिया पहले से ही इस बात में इंटरफेयर करना चाहता था। अब ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी, क्योंकि इन दोनों देशों में 1882 में एक संधि हुई थी, जिसके बारे में हम वीडियो में पहले ही आपको शुरुआत में बता चुके हैं। जर्मनी ने भी ऑस्ट्रेलिया हंगरी को सपोर्ट किया। इसे जुलाई क्राइसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये सब 28 जून को प्रिंस की मौत के बाद जुलाई महीने में हुआ। वार डिक्लेयर। ऑस्ट्रेलिया हंगरी और जर्मनी ने सर्बिया पर युद्ध करने की घोषणा कर दी। उसके बाद रशिया ने जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा की और कुछ ही दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी, क्योंकि रशिया और फ्रांस ने भी एक संधि की थी जो थी ट्रिपल एंटॉन। अगर आपको याद हो तो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। पर इटली, जो कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी और जर्मनी के साथ एक संधि में बंधा हुआ था, उसने यह कहकर अपना दल बदल दिया कि उसका समझौता केवल डिफेंस के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी के साथ हुआ था, न कि अटैक करने के लिए। युद्ध के शुरुआती कुछ महीनों से ही ट्रिपल एंटॉन की ओर से लड़ना शुरू कर दिया इटली ने। अब जुलाई क्राइसिस के बाद अगस्त 1914 में युद्ध शुरू हुई। सबसे पहले जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया, क्योंकि रशिया की आर्मी और रिसोर्सेज ज्यादा थे और फ्रांस को पहले रास्ते से हटाना चाहते थे। बाद में वे रशिया पर अटैक
करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बेल्जियम का रूट चुना और फ्रांस पर अटैक किया। जैसे ही जर्मनी की आर्मी बेल्जियम के रास्ते घुसी, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में भी 1839 में एक संधि हुई थी जिसमें ब्रिटेन को बेल्जियम की रक्षा करनी थी। इसलिए ब्रिटेन ने भी अपनी आर्मी को फ्रांस की मदद के लिए भेज दिया। जर्मनी फ्रांस में घुसने में तो सफल हुआ, लेकिन फ्रांस को हरा नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटेन ने आकर फ्रांस को सपोर्ट किया। और दूसरी ओर ईस्ट में जर्मनी ने रशिया के लगभग 3 लाख सैनिक को मारकर उसे पिछाड़ दिया। उसके बाद ओटोमन एम्पायर ने रशिया पर 29 अक्टूबर 1914 में अटैक किया, क्योंकि यह दोनों बहुत पुराने दुश्मन थे और एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते थे। इसका दूसरा कारण यह भी है कि रशिया जिस समुद्री रूट से दुनिया के साथ जुड़ा था वो ओटोमन एम्पायर के पास डार्डनन स्ट्रेट की ओर से जाता था। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये रूट रशिया का मेन ट्रेड रूट है। तो रशिया चाहता था कि ओटोमन एम्पायर कोई बाधा न डाले, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतरे। उसके बाद ओटोमन एम्पायर ने स्वेज कैनाल पर हमला कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश और इंडिया को जोड़ने वाली यह एक मुख्य कड़ी थी। हालांकि बाद में इसे बचा लिया गया। लगभग 3 साल तक न जर्मनी आगे बढ़ा न फ्रांस। उस समय लड़ाई ट्रेंचेस में होती थी। ये जमीन के अंदर नाली जैसी जगह होती थी जहां सैनिक गोलियां चलाते और ये डिफेंस में भी काफी काम आती थी। सैनिक अपना सारा समय यहीं पर गुजारते थे। बैटल ऑफ सोम, यह लड़ाई 1 जुलाई 1916 से लेकर 18 नवंबर 1916 तक चली थी। इसमें अलाइड पावर के एक दिन में 80,000 सैनिक मारे गए थे, जिसमें से ज्यादातर ब्रिटेन के सैनिक थे। फ्रांस और ब्रिटेन ने अफ्रीका पे जर्मनी के कॉलोनीज पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर जापान ने भी माइक्रोनेशिया और चाइना में जर्मनी की कुछ कॉलोनीज पर हमला कर दिया। जापान युद्ध में ब्रिटेन और उसके बीच हुई एक संधि के कारण कूद पड़ा। ब्लैक सी में ओटोमन शिप्स ने रशिया के कुछ बंदरगाहों पर हमला करना शुरू कर दिया। तुर्की यानी ओटोमन एम्पायर्स के गैलीपोलिया शहर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आर्मी ने हमला कर दिया। इस आर्मी को एंजेक भी कहते हैं, पर इसे पूरी सफलता नहीं मिली। जर्मनी और ब्रिटेन में नेवल वार शुरू हो गया, लेकिन यहाँ जर्मनी की बनाई हुई सबमरीन्स ने एलाइड शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। इन सबमरीन्स को यू बोट्स भी कहते हैं। अमेरिका इंटर्स इन वार। पहले तो जर्मनी एलाइड शिप्स पर ही अटैक करता था, लेकिन बाद में जर्मनी ने पैसेंजर शिप्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें आम लोग अमेरिका से यूरोप जाते थे। एक बार 1200 लोगों की ऐसी एक बोट में मौत हो गई। इसलिए अप्रैल 1917 में अमेरिका ने भी इस वार को ज्वाइन किया, क्योंकि अमेरिका के बहुत से लोग इस अटैक में मारे गए। एंड ऑफ वार। अब यूएस से लगातार अपने 10,000 सैनिक ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ भेज रहा था, और दूसरी ओर रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ और एक क्रांति की शुरुआत हुई फरवरी 1917 में। वहीं अक्टूबर 1917 में एक और क्रांति आई, जिसमें व्लादिमीर लेनिन नाम के एक नेता ने सत्ता में आने के बाद जर्मनी के साथ एक शांति समझौता किया और अपनी ओर से युद्ध को रोक दिया। अब जर्मनी के खिलाफ एक तरफ लड़ाई चल रही थी, यानी ब्रिटेन और फ्रांस के तरफ से लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ खड़ा था, जिसके पास बहुत सारे सैनिक और रिसोर्सेस थे। अब अंत में अलाइड पावर की आर्मी ने हर तरफ से हमला जारी रखा और सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी को हरा दिया। और 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी से युद्ध विराम समझौते पर साइन करवा लिया। अगले साल 28 जून 1918 को ट्रीटी ऑफ वर्सलिस फाइनल हुआ। इसके अकॉर्डिंग बहुत सी इसकी शर्तें थी, जिसमें जर्मनी को इस युद्ध का दोषी ठहराया गया और जर्मनी को बहुत सारे फाइन देने पड़ा। जर्मनी बहुत सालों तक ये फाइन खत्म नहीं कर पाया। अभी 12 साल लग गए। 2010 में इस फाइन को चुका पाया है जर्मनी, और बहुत से कंट्रीज पे बहुत सारा कर्ज आ गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। बहुत से एम्पायर्स खत्म हो गए, जैसे जर्मनी एम्पायर्स, ऑस्ट्रेलिया हंगरी एम्पायर्स, रशिया एम्पायर्स, ओटोमन एम्पायर्स। बहुत से नए देश बने, जैसे ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, यूगोस्लोवाकिया और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी किंगडम के अंदर आती थी। इसके अलावा लड़ाई के दौरान 17 मिलियन लोग मारे गए। इस वार के बाद कई बीमारी फैली, जिससे 50 मिलियन लोग मारे गए। इस युद्ध के कारण मेल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गिर गई। साथ ही दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कई देश उधार में चले गए और जर्मनी कॉलोनी सब ब्रिटिश और फ्रेंच की हो गई। दोस्तों, इस युद्ध के बाद यूएसए इंटरनेशनल पावर बनने वाला था। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन इंडिया। भारत उस समय ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का गुलाम था, तो लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश की ओर से लड़े। लगभग 50,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए और इसके लिए ही इंडिया गेट मेमोरियल बनाया गया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, बस 1 सेकंड ही लगेंगे। दोस्तों, आपका वीडियो लास्ट तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।